हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो ये वीडियो मैंने अब बना रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं जिसको मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे या एग्जैक्टली आप इसको याद करके चले जाएं और कुछ ना तैयारी करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने इसको हो सकता है इन क्वेश्चन को या इनके आंसर्स को देख के आपको कुछ मदद मिल जाए, तो बस मेरा यही था कि मैं जितना हो सके आपको शेयर करूँ ऐसी चीज़ें, तो आप आपकी नज़र में रहें, तो हो सकता है आपको याद आ जाएँ एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएँ। तो बस यही मेरी कोशिश है, इसलिए मैंने ये वीडियो और ये क्वेश्चन विद आंसर्स डाले हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लें, हो सकता है आपको इससे मदद मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, देखिए क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज़ ए पीरियड ऑफ स्ट्रोम एंड स्ट्रेस। एडोलेसेंस मतलब टीन एज वाली जो एज होती है, वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इस तरह की सी फीलिंग रहती है। तो यस रहती है, लेकिन उसके रीजंस क्या होते, अगर रीजंस पूछें आपसे तो आप इसके क्विक एक मैं आंसर बताती हूँ। रैपिड फिजिकल एंड सेक्सुअल चेंजेस इन बॉडी, career tensions, mood swings, parental and peer pressure, stress due to social emotional changes। क्योंकि आप भी शायद इसी एज में होंगे इस वक्त, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ऐसे टाइम पे कैसा कैसा लगता है। पेरेंट्स का टोकना भी अच्छा नहीं लगता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, और ऐसे टाइम पे इतने फिजिकल और इस तरह के चेंजेस होते हैं, तो ये सब चीज़ की वजह से भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से एडोलसेंस जो है पीरियड जो होता है उसमें स्ट्रोम और स्ट्रेस वाला पीरियड होता है। फिर है 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन अगर आता है 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग लिखने हैं, तो उसमें है आंसर है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आप आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, बिटवीन अल्टरनेटिव्स, चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, एक्सेप्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो 4 स्टेप्स ये हैं प्लानिंग के, और प्लानिंग में ये है कि इसका मतलब ये है कि जो भी रिसोर्स है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, तो अगर हमें वो प्लानिंग कर रहे हैं हम किसी चीज़ की और हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसका सब्सटीट्यूट यानी कि उसकी जगह पे कुछ और भी अवेलेबल है उसके जैसा, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको वी कैन रिप्लेस दिस रिसोर्सेज विद द सब्सटीट्यूट टू फुलफिल आवर गोल्स। हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज के सब्सटीट्यूट से भी काम चला सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, स्टेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। स्टेन्स को अगर क्लासिफाइड करना हो, धब्बों को, तो कौन कौन से हैं जो पहले आपने पढ़ा भी होगा वीडियो में या वैसे भी पढ़ा होगा। वेजिटेबल स्टेन्स, एनिमल स्टेन्स, ऑयल स्टेन्स, मिनरल स्टेन्स, ड्राई ब्लीडिंग। अब वेजिटेबल स्टेन्स में जैसे टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। एनिमल स्टेन में ब्लड, मिल्क, मीट, एग एट्सेट्रा। ऑयल स्टेन में बटर, घी, ऑयल। एंड मिनरल स्टेन में जैसे रस्ट है, इंक है, कोल तार है, मेडिसिन है। और ड्राई ब्लीडिंग में कलर फ्रॉम एनी फैब्रिक। फिर है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीविंग। वीविंग यानी बुनना, उसकी क्या क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं आप। जैसे एक है, वोवन फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न। मैंने कल ही शायद वीडियो डाली थी, उसमें था कि 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं और उनको हम राइट एंगल के हिसाब से इंटरलेस्ड करते हैं, और जो लेंथ के वाइज में होता है, लेंथ में उसको जो है वार्प यार्न बोलते हैं, और जो विड्थ में होता है उसको वेफ्ट यार्न बोलते हैं। और जो ये डायरेक्शन ऑफ यार्न होता है इज इन वोवन फैब्रिक, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। 4 फंक्शंस ऑफ मीडिया। फंक्शंस लिखने हैं आपको मीडिया के, तो मीडिया इंफॉर्मेशन देता है, मीडिया से मोटिवेशन मिलता है, एंटरटेनमेंट का सोर्स है मीडिया, एजुकेशन और ट्रेनिंग का सोर्स है मीडिया, और डेवलपमेंट। ये सब जो होते हैं फंक्शंस होते हैं मीडिया के। फिर टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि टू गेट, इसका आंसर है टू गेट मैक्सिमम वर्क डन इन मिनिमम टाइम, यानी कि अगर हम अच्छे से टाइम मैनेज कर लेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम कम टाइम में हो जाएगा। टाइम इज़ ए फाइनाइट रिसोर्स, सो कैन नॉट बी वेस्टेड। टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, 24 आवर्स ही मिलते हैं, तो इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। टू अचीव गोल्स एज वेल एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। और हमें जो है, हम अगर टाइम का सही से मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हमें अपने गोल को एक तरीके से उस तक पहुंचने में आसानी रहती है। फिर है पीक लोड पीरियड कौन सा होता है। अगर एक क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पीक लोड पीरियड क्या होता है, तो वो एक ऐसा पीरियड होता है, इट्स ए मैक्सिमम लोड ऑफ वर्क ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वो जैसे कि मॉर्निंग आवर्स होते हैं, तो वो बहुत पीक लोड के होते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं। इसी तरीके से शाम का टाइम है, रिटर्निंग टाइम होता है, तो ये पीक लोड पीरियड होता है। 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि कंपल्सरी एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ और ऑप्शनल एक्टिविटीज़। कंपल्सरी एक्टिविटीज़ ये होती हैं जैसे डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली है। और ऑप्शनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? गोइंग ऑन ए जर्नी, प्लांटिंग ट्रीज, अटेंडिंग फंक्शंस। तो उसमें था ये कि आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, और फिर जो ऑप्शनल होती हैं उसको हम थोड़ा साइड में रख के, मतलब जैसे बजट में या इसमें है, साइड में रख के आगे भी बढ़ा सकते हैं। 6 वेज टू इंक्रीज रियल इनकम। 6 तरीके हैं जो इनकम को बढ़ाने के हैं, जैसे प्रोड्यूस फ्रॉम योर ओन लैंड, मेंटेनिंग किचन गार्डन, स्टिचिंग एट होम, लॉन्ड्रिंग एट होम, यूज ऑफ कॉमन रिसोर्सेज, ट्यूशंस, रेंट आउट ऑफ एनी एक्स्ट्रा रूम्स अवेलेबल, पार्ट टाइम जॉब। मतलब कि आपको अगर आपकी खुद की इनकम है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप ये सब कर सकते हो। तो अगर तो उससे आपकी रियल इनकम भी बढ़ जाती है। जैसे कि ट्यूशन अगर आपने दे दिए हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने रूम का, अपने घर का कोई रूम जो है वो रेंट पे दे दिया है, या फिर आपने पार्ट टाइम जॉब कर ली है, या आप अपने आप घर पे कपड़े धो रहे हो, नहीं धुलवा रहे हो धोबी की यहाँ, तो ये सब पैसा बचाना एक तरीके से, मतलब ये कि पैसा कमाने से ज़्यादा ये पैसा बचाना जो है वो इंक्रीज कर रहा है रियल इनकम को। फिर है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को बनाते वक्त, यानी हम जब अपना प्लान कर रहे हैं, बैलेंस डाइट का चार्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए? इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप्स हैं फूड आइटम है उनको इंक्लूड करें, मतलब प्रोटीन का भी कुछ लें, क्या कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ लें, फैट का लें, और ये सब चीज़ें, मतलब ये नहीं कि प्रोटीन ही खा लिया है या कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो वो बैलेंस डाइट नहीं होता। दूसरा है मीट RDA फॉर ऑल न्यूट्रिएंट्स, और प्रोमोट्स एंड मेंटेन गुड हेल्थ और मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है बैलेंस डाइट में। और उसके बाद है नेम ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं उनके नाम बताइए। तो उसमें है जैसे एक है अनोरेक्सिया नर्वोसा, और दूसरा होता है और बुलिमिया। तो वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या है इनसे बचने के? जैसे बचने के लिए मेंटेन आइडियल बॉडी वेट ऑफ एडोलसेंट, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप एडोलसेंट टाइम पे ही अपना बॉडी वेट को जो है मेंटेन रखें। फिर बाई करेक्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अपने, और उसके अलावा है बाय फिक्सिंग द रीज़न और कॉजेज दैट लीड टू द डिसऑर्डर। इस तरह के कॉजेज को देखें कि वो जो डिसऑर्डर की तरफ ले जा रहे हों। और इसका बुलिमिया का है कि न्यूट्रिशन डाइट थेरेपी इज़ यूजफुल इन प्रिवेंशन, जिसके लिए जो है न्यूट्रिशन या डाइट थेरेपी की ज़रूरत होती है। दूसरा ये बिहेवियरल थेरेपी की भी ज़रूरत होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन यूजिंग पिल्स बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ डॉक्टर। अगर इस तरह की बात होती है, जैसे डिप्रेशन वाला मामला होता है, तो उसमें पिल्स मिलती हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर के सजेशन से, अगर डॉक्टर कहता है तभी लेनी चाहिए। फिर है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है यूजिंग द मनी सेविंग फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सेविंग हैव टू बी पुट टू प्रोडक्टिव यूज इन द इकोनॉमिक सेंस टू रिजल्ट इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप अपनी मनी को इस तरीके से यूज़ करें कि वो जो है आगे आपके फ्यूचर में भी काम आए और बल्कि आपको बढ़ के मिले। तो सेविंग जो वो होता है आपका, यानी आपने अपना पैसा जो है ऐसी जगह लगाया कि जहाँ पे आपको उसे बढ़ के मिला। तो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं साउंड इन्वेस्टमेंट के? तो एक तो ये है कि सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, कि आप अपने अमाउंट को जो आपने लगाया है वो एक ऐसी सेफ जगह लगाएं जहां से आपको धोखा मिलने के चांसेस ना हो। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, और आपको जो आपने जहां इन्वेस्ट किया है अगर आपको कैसा, मतलब रिटर्न में ज़्यादा सही मिल रहा है, रीजनेबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस ईजी लिक्विडिटी। ईजी लिक्विडिटी मतलब ये कि आज जैसे आपने सोना खरीद लिया है तो आप इजीली उसको, अगर आपको ज़रूरत है तो पैसे की, तो आप उसको एक्सचेंज, मतलब पैसे सोना बेच के पैसे ले सकते हो, तो ईजिली मिले। टैक्स एफिशिएंट, ऐसा हो जहाँ टैक्स कम लगे। ईजी एक्सेसिबिलिटी, और मतलब आपको जब टाइम पे ज़रूरत हो तो आपको मिल जाए इतना। और टाइम पीरियड में ये है कि जैसे आपको ज़रूरत है अगर 5 साल बाद, तो आपको वो 5 साल में मिल जाए, ये नहीं कि आप 10 साल वाली कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैपेसिटी, और ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी कैपेसिटी हो, यानी कि आप अपने प्रेजेंट के लिए भी रखें और आप अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करें। ठीक है। उसके बाद आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? टू डू द वर्क इन एन ऑर्डरली मैनर सो दैट मिनिमम टाइम एंड एनर्जी आर कंज्यूम्ड। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में होता है कि आप ऐसे अपना काम करें, इस तरीके से आप अपना काम करें कि आपका कम से कम टाइम और एनर्जी उसमें खर्च हो। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है वो कैन बी डन बाय मेकिंग द फॉलोइंग चेंजेस इन वर्किंग मेथड। वो कैसे हो सकता है? या तो जैसे आप बाय चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ हैंड एंड बॉडी पार्ट्स, मतलब आप काम करते वक्त अपने जो है बॉडी मूवमेंट्स को चेंज करते रहें तो उससे थकान नहीं होगी, अच्छे से काम हो जाएगा। बाय कलेक्टिंग वर्क रिसोर्सेज एंड मेकिंग चेंजेस इन इक्विपमेंट्स, अपने रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स को भी चेंज करते
रहें, एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ न्यू प्रोडक्शन, और अपने जो है न्यू टेक्निक्स और प्रोडक्शन को भी फॉलो करें, उन्हें एक्सेप्ट करें ताकि वो वर्क इजीली हो जाए। फिर है एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ स्पेस मैनेजमेंट फॉर इंडोर एरिया, यानी कि इंडोर एरिया मतलब अंदर जो एरिया होता है जैसे घर के अंदर का, तो उसका स्पेस मैनेजमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं। जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग इफेक्ट है, प्राइवेसी का ध्यान रखें, प्लानिंग करें, प्लानिंग इफेक्ट करें, प्राइवेसी का ध्यान रखें, पोजीशन ऑफ डिफरेंट रूम्स का ध्यान रखें कि रूम्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ओपननेस में यानी कि अच्छा वेंटिलेशन, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें स्पेस मैनेजमेंट में। फिर है मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, इज द कंडीशन ऑफ एनी पर्सन गेटिंग मोर और लेस न्यूट्रिएंट्स देन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आप में या तो ज़्यादा या फिर कम न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं जितना आपको ज़रूरत है। कॉजेज़ हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की इंडिया में, एक तो पॉवर्टी है, गरीबी है, इग्नोरेंस है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं क्या नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर आप न्यूट्रिशियस चीज़ें खरीद ही कहाँ सकते हो, जो आपको मिलेगा आप वो खा लोगे। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, हर किसी बंदे को, हर किसी इंसान को नहीं मिलता है, वो न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खा सकता, ये भी एक रीज़न है। और एब्सेंस ऑफ हेल्थ अवेयरनेस, और लोगों में हेल्थ अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, ये सब रीजंस हो जाते हैं मेल न्यूट्रिशन के या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के। 4 टेक्निक्स ऑफ स्टेन रिमूवल, इसके स्टेन रिमूवल की 4 टेक्निक्स क्या है, स्क्रैपिंग यानी खुरचना, डिपिंग यानी डिप करके उसके धब्बे को साफ करना, स्पॉन्जिंग यानी स्पॉन्ज पे लगाकर फिर उसको फैला के साफ करना, ड्राई मेथड यानी ड्राई क्लीनिंग वगैरह होती है, ये सब चीज़ें होती है। 4 टेक्निक्स होती हैं स्टेन रिमूवल की। फिर है स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों को कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, उसका क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है प्रॉपर्ली हम अपने जो कपड़े हैं उनको अच्छे से सुखा लें, अगर धुले हुए हैं सुखा लें, नमी वाले कपड़ों को कभी स्टोर नहीं करना चाहिए। अच्छे से उसको ब्रश्ड करके एकदम बिल्कुल एकसार करके उसको अच्छे से तय करके, अगर आपके कोई ऐसा कपड़ा है जिसमें ड्राई क्लीन की ज़रूरत है तो पहले उसे ड्राई क्लीन करा लें तब स्टोर करें। ये नहीं कि धब्बा लग गया आपने तय करके अलमारी में रख दिया है और उसके बाद आप महीनों बाद करा रहे हो तो वो फिर धब्बा नहीं जाएगा। ऑल स्टेन्स, जितने भी अगर आपको लगता है स्टेन्स लगे हुए उनको छुटा दें और अच्छे से प्रेस करके आयरन करके उनको फोल्ड करके रखें। ट्राउजर्स एंड आर्म्स जो हैं उनको भी अच्छे से रखें। पॉकेट्स जो होती हैं ट्राउजर्स की अगर निकली हुई हैं तो उन्हें अंदर कर दें, और जहां आप अपने कपड़ों को स्टोर करके रख रहे हैं वो जगह जो है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, वहां पे कोई धूल नहीं होनी चाहिए, और पेस्ट फ्री मतलब ये कि वहां कोई कीड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ ना हो जो आपके कपड़े को काट ले। फिर है मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर एट होम, घर पे जो है क्या तरीके हैं प्योरीफाई करने के पानी को, तो बॉइलिंग है, फिल्ट्रेशन है, क्लोरिनेशन है एंड इलेक्ट्रिक फिल्टर है, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है, तो इससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं पानी को। फिर है और एक है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्योरीफायर। फिर है रिकेट्स होती है जो विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, और इससे बचने के क्या वेज हैं, तो वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रिकेट्स, तो एक तो है कि सबसे पहले एक्सपोजर टू सनलाइट मिलनी चाहिए। दूसरा है कंजम्पशन ऑफ फूड लाइक एग योक मशरूम्स, इस तरह के फूड खाएं तो विटामिन डी की कमी दूर होगी। और सी फूड है, फिश है, ये सब से भी विटामिन डी की कमी पूरी होगी, तो ये रिकेट से बचा जा सकता है। द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली फिट एंड हेल्दी इज कॉल्ड फिटनेस, यानी अब है फिटनेस क्या होता है, तो फिटनेस जो है 4 बेनिफिट्स बताने हैं होते हैं एक्सरसाइज के ऑन फिजिकल हेल्थ पे। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने के, तो इसमें है कि एक तो है कि बोन्स उससे स्ट्रांग बन जाती हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि एक्सरसाइज जो है हमारी जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तीसरा है कि कीप एक्टिव एंड अलर्ट, हम अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी वेट ठीक रहता है। आज के दौर में तो एक्सरसाइज का इतना चलन हो गया है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगी, और आजकल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का लोगों को नॉलेज भी होने लगी है, तो एक्सरसाइज का हमारी बॉडी के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है। और उसके अलावा है 4 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कैसे ज़रूरी है, बेनिफिशियल टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, एक तो अगर कभी स्ट्रेस है तो उस तरह की एक्सरसाइज करें, ज़रूर उससे फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग आती है और हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, और जो निगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस आते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। फिर है स्ट्रेस
क्या है और कितने टाइप्स का होता है। स्ट्रेस जो होता है एक मेंटल स्टेट है जो कि फिजिकली, मेंटली और सोशली इफेक्ट डालती है दिमाग पर। और ये दो तरह के होते हैं, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस मैंने आपको बताया भी था, गुड स्ट्रेस तो वो होता है कभी कभी जैसे आप एग्जाम का प्रेशर ले रहे हो, इस वक्त आपको एग्जाम का स्ट्रेस आ रहा है लेकिन आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत कर रहे हो तो आपका पेपर अच्छा होगा, तो ये आपका गुड स्ट्रेस है। बैड स्ट्रेस होता है, बैड स्ट्रेस में इंसान इतना स्ट्रेस ले लेता है कि कभी कभी उसको नुकसान हो जाता है। 8 वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, और क्या तरीके हैं स्ट्रेस से निकलने के। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्रिएटिव काम करें, मतलब जिसमें क्रिएटिविटी हो। और आप अपनी अगर कोई हॉबी है ऐसी, रीडिंग है, पेंटिंग है, वो करें, उसमें दिल लगाएं। हैप्पीनेस है, चेंज इन रूटीन है, रूटीन चेंज कर लें। अगर एक सी रोज़ रोज़ एक सा लग रहा है, उससे स्ट्रेस आ रहा है, तो आप अपना रूटीन चेंज कर लें, घूमने चले जाएं या कोई और ऐसा काम कर लें, म्यूज़िक सुन लें जिसको म्यूज़िक अच्छा लगता है। और लर्न टू से नो, ठीक है। और उसके अलावा है कि फैड्स क्या होता है। देखिए फैड्स जो होता है, देखिए वो एक छोटे टाइम का फैशन होता है। जैसे देयर आर सम फैशन दैट ग्रेटली हाईलाइट विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गारमेंट्स एंड ओनली इफेक्टिव इन पार्टिकुलर सिलेक्शन और रीजन ऑफ द सोसाइटी। तो फैड्स जो होता है वो एक कम समय का फैशन होता है। जैसे कि अभी जो चल रहा है फैशन, लेटेस्ट फैशन चल रहा है, तो सब ऐसे ही कपड़े सिलवा लेंगे कि चलो ये फर्शी शलवार चल रही हैं तो वो सिलवा लेते हैं। उससे पहले जो है और तरह के कपड़े चल रहे हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स चल रही हैं तो वो, लेकिन एक टाइम आता है कि वो फैशन चला जाता है, फिर वही कपड़े आपको बुरे लगने लगते हैं। तो कम टाइम पर आए हुए फैशन को जो है फैड्स बोलते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर एडोलसेंट, हमें जो है एडोलसेंट के कपड़ों को सेलेक्ट करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि क्लोथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल अपीयरेंस, हाइट ऑफ द एडोलसेंट। एक तो हमेशा कपड़े ऐसे होने चाहिए कि हाइट के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि जैसे छोटे हाइट के लोग हैं तो अगर वो लंबे कपड़े पहनते हैं बिल्कुल तो और छोटे लगने लगते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से भी कपड़े चूज करने चाहिए और हाइट के हिसाब से भी। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कलर भी, अगर किसी का डार्क कलर है तो वो थोड़े लाइट कपड़े पहने तो अच्छा लगेगा, और अगर किसी का कोई बहुत फेयर कलर है तो वो डार्क कपड़े पहनेगा तो मतलब अच्छे ब्राइट से कपड़े पहनेगा तो अच्छा लगेगा। उसके अलावा इट शुड बी ईजी टू वॉश, कपड़े ऐसे होने चाहिए कि ईजी धो पाएँ। ये नहीं कि हर कपड़े को ना मतलब वो ड्राई क्लीन ही नहीं कराया जा सकता। उसके अलावा है कि इट शुड बी सॉफ्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, कंफर्टेबल हो, क्योंकि कपड़ों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। इट शुड फ्री मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्सपिरेशन, यानी कि जो है ऐसे कपड़े हों जो पसीने को भी सोख सकें और इजीली मूव कर सकें, बहुत टाइट ना हो। फ्री स्पोर्ट्स वर्कआउट शुड बी कंफर्टेबल, जिससे कि वर्कआउट वगैरह भी अच्छे से हो सके, मूवमेंट हो सके। क्लोथ शुड बी गुड फिट, स्टाइल एंड फैशन, और इस तरह के हों कि फिट भी हों, कंफर्टेबल भी हों और स्टाइलिश भी हों, क्योंकि एडोलसेंट के कपड़े हैं तो वो तो फैशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लोथ्स शुड बी डिसरिस्पेक्टफुल इन एनी वे, और हाँ क्लोथ्स जो हैं एडोलसेंट के हमेशा ऐसे शुड नॉट बी, सॉरी, क्लोथ्स शुड नॉट बी डिसरेस्पेक्टफुल इन एनी वे, मतलब ये कि कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देखने में बुरा लगे। मतलब बॉडी फिट होता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़े डिसेंट कपड़े होने चाहिए, डिसेंट तरीके से पहने सिले हुए कपड़े होने चाहिए, कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एडोलसेंट में के लिए कपड़ों को चूज़ करते हुए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझाए हैं। क्वेश्चन हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको ये सुना हुआ याद रहे, तो आप मुझे उस वक्त दुआ दीजिए कि मैंने कराया तो आपको याद रहा। और मैं भी आपको यही दुआ देती हूँ कि आपका पेपर जो है कल बहुत अच्छा हो। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे फ़ायदा हो। तो मैं आपसे फिर क्लास 12th में मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फिर से मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी आप सबके लिए। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बात करती रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और थ्रू आउट मुझे एक हफ़्ते देखा है, तो उनको मेरी जर्नी समझ आ गई होगी कि मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। मुझे टाइम मिला है या नहीं मिला है, लेकिन मैंने फिर भी वीडियोस बनाई हैं, कोशिश की है आपको कम टाइम में समझाने की। तो आप इस चीज़ को समझते हुए मुझे जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए जहाँ से भी हो, और लाइक भी कीजिए मेरी वीडियो को, और इतना सपोर्ट कर दीजिए कि मैं आपसे क्लास 12th में वीडियोज़ के साथ मिल सकूँ। थैंक यू।